अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं साइकोफार्माकोलॉजी और साइकोफार्माकोलॉजी में जो पहला यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो है एंजाइलोटिक्स। अब एंजाइलोटिक्स इस यूनिट में स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे किन टॉपिक्स पे। द फर्स्ट वन इज एंजाइलोटिक्स है क्या, फिर जो है ना एंजाइलोटिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि एंजाइलोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद जो है ना फिर एंजाइलोटिक्स की कौन कौन सी टाइप्स है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं एंजाइलोटिक्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो द फर्स्ट वन इज एंजाइलोटिक्स। व्हाट इज मीन बाय एंजाइलोटिक्स? तो हर वो ड्रग जो एंजाइटी डिजीज या एंजाइटी डिसऑर्डर के खिलाफ यूज होता है उसको हम कहते हैं एंजाइलोटिक्स। द ड्रग दैट आर यूज्ड टू रिलीव द लेवल ऑफ एंजाइटी, जो हमारी एंजाइटी के लेवल को कम करवाती है उसको हम कहते हैं एंजाइलोटिक्स। इसको जो है ना हम साथ में कहते हैं एंटी एंजाइटी मेडिकेशन या माइनर ट्रैंक्विलाइजर भी इसको हम कहते हैं। अब एंजाइटी क्या है, तो एंजाइटी के बारे में डिटेल से जो है ना हमने वो लेक्चर अपलोड किया है। आप जो है ना हमारी चैनल का जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का प्लेलिस्ट है उस पे आप जो है ना उसको डिटेल से देख सकते हो। ओके, तो एंजाइटी का इधर जो है ना हमने स्पेसिफिकली उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, एंजाइलोटिक्स क्या है। अब हम एंजाइलोटिक्स के पीछे कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो उस एंजाइलोटिक्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए जो है ना हमने सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग द नॉर्मल सिग्नलिंग। नॉर्मल सिग्नलिंग जो प्रोसेस होता है तो उस सिग्नलिंग में डिस्टर्बेंस की वजह से एंजाइटी आता है। जब हमको उस चीज का पता नहीं हो जो नॉर्मल सिग्नलिंग प्रोसेसिंग होता है तो हम जो है ना नहीं जान सकती कि एंजाइटी या एंजाइलोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह जो है ना सिग्नल प्रोसेसिंग की एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो है ना एंजाइटी लगती है। तो सबसे पहले क्या है कि सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होते हैं। तो सिग्नल प्रोसेसिंग आपको जो है ना सबसे पहले सेंसरी इनपुट होता है। सेंसरी इनपुट जो आपके वो होते हैं ना 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया। तो इसी के थ्रू जो है ना फिर आपको क्या लगता है, फिर आपको इनपुट आता है सेंसरी, और सेंसरी इनपुट के बाद जो है ना फिर ये चले जाते हैं ये सेंसरी इनपुट प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। अब प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स क्या है, ये वो जगह है यहाँ पे आप देखें ना, ये जो है ना ये सेंसरी कॉर्टेक्स है, ये सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया है, ये जो है ना सेंसरी एसोसिएटेड, इसके साथ एसोसिएटेड एरिया है। ये जो है ना ये रेड वाला ये मोटर एरिया है। फिर ये वाला जो है ना ये फ्रंटल या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको हम कहते हैं। ये वाला जो है ना ये अल्फैक्टरी एरिया है जो ग्रीन में है, और ये वाला जो ब्लैक सर्कल में इसको हम कहते हैं ब्रोकास एरिया। फिर ब्रोकास एरिया की बात जो है ना ये वाला जो ग्रीन एरिया है ना इसको हम कहते हैं ऑडिटरी एरिया। ओके, ये टोटल एरिया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक एरिया इसको हम कहते हैं। ये वाला जो रेड में हम आपको शो कर रहे हैं ये कौन सा, ये वर्निकल एरिया है। फिर ये वाला जो पीछे वाला होता है ना ऑसिपिटल में, ये फ्रंट है, ये फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल साइड है जो पेस की तरफ होता है, ये बैक साइड है। तो ये वाला जो है ये बैक ऑसिपिटल एरिया में ये वाला जो पोर्शन है रेड पे आपको दिखाया गया, ये कौन सा, ये विजुअल एरिया है। ओके, अब होता क्या है, सबसे पहले जब सेंसरी इनपुट आती है तो ये सेंसरी इनपुट थ्रू आई, ईयर, स्किन ये एंटर होता है प्री सेंसरी कॉर्टेक्स में। प्री सेंसरी कॉर्टेक्स कौन सा एरिया है, ये वाला जो कॉर्टेक्स एरिया है इसमें ये इनपुट आते हैं। ओके, इधर क्या होता है, इधर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होते हैं। फिर प्रोसेसिंग के बाद ये चला जाता है टेम्पोरल कॉर्टेक्स में। अब टेम्पोरल कॉर्टेक्स एरिया कौन कौन सा है, तो टेम्पोरल कॉर्टेक्स एरिया जो हमने पढ़ी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया, अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एरिया, ये वाला विजुअल कॉर्टेक्स, ये वाला ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और ये वाला जो है ना ये अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एरिया। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद या प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के बाद ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना अगर आपने साइट की है तो वो विजुअल एरिया की में चला जाएगा, फिर ऑडिटरी में हियरिंग चला जाएगा, और अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एरिया में जो ब्रेन में एरियाज होते हैं। तो फिर इधर जो है ना इधर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन सा पार्ट कौन सी जगह के लिए या कौन सी बात जो है ना कौन सा इंफॉर्मेशन कौन सी जगह के लिए। ओके, इसके बाद जो है ना फिर ये वाले इंफॉर्मेशन सारी पास होती है लिम्बिक सिस्टम से। अब लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन सा एरिया आता है, इसमें एमिगडाला आते हैं, हाइपोकैम्पस आते हैं। तो अब इधर होता क्या है, लिम्बिक सिस्टम से ये इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोसेस हो रही है कि इन इंफॉर्मेशन के साथ जो इमोशनल रिस्पांस होते हैं ना वो इमोशनल प्रोसेसिंग होता है। तो वो इमोशनल प्रोसेसिंग कहाँ पे होते हैं, वो लिम्बिक सिस्टम में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब आप बात करते हो तो उन बातों के साथ जो है ना या आप खफगी का एहसास करते हो या खुशी का एहसास करते हो, तो वो इमोशनल प्रोसेसिंग कहाँ से उसके साथ होता है, वो लिम्बिक सिस्टम के साथ। अब
लिम्बिक सिस्टम के बाद जो है ना ये पास होता है, कहाँ से ये पास होता है, जनरल इंटरप्रेटिंग एरिया से। अब जनरल इंटरप्रेटिंग एरिया क्या करवाता है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आपने इमोशनल प्रोसेसिंग इसका हो गया, विजुअल, ऑडिटरी और अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में भी ये चला गया। अब इधर जो है ना इसको मीनिंग दिया जाता है। मीनिंग का मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होते, प्रोसेसिंग के बाद जो है ना फिर इसके वो रिस्पांस के बेस पे ये जो है ना इधर इंटरप्रेट करवाता है कि कौन सा चीज जो है ना, कौन सा इंफॉर्मेशन या कौन सा जवाब आपने देना है। ओके, तो फिर इधर उन इंफॉर्मेशन को मीनिंग दिया जाता है, उन इंफॉर्मेशन को एक रिस्पांस का शक्ल दिया जाता है जनरल इंटरप्रेटिंग एरिया में। इसके बाद जो है ना फिर ये इंटीग्रेशन एरिया में, और जनरल इंटरप्रेटिंग एरिया कौन सा एरिया है ये आप समझ लीजिए, ये वाला जो ब्रोकाज एरिया है और वर्निकल एरियाज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल इंटरप्रेटिंग एरिया, इसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद जो है ना इंटीग्रेशन एरिया। इंटीग्रेशन एरिया में क्या होता है, इंटीग्रेशन एरिया में जो आपके जो इंफॉर्मेशन है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन कहीं से जो है ना इधर विजुअल एरिया में थी, ऑडिटरी एरिया में, अल्फैक्टरी एरिया में, फिर इसके साथ इमोशनल रिस्पांस थी, फिर इसके बाद जो है ना कॉग्निटिव रिस्पांसेस थी। तो ये सारे के सारी रिस्पांसेस इधर जो इंटरप्रेटिंग एरिया में आई है, इमोशनल अलग आई है, कॉग्निटिव अलग आई है, सेंसरी अलग आई, तो उन सबको जो है ना इंटीग्रेशन एरिया में इकट्ठा किया जाता है, यूनिफाइड किया जाता है, एक ही रिस्पांस। फॉर एग्जांपल ये 5 रिस्पांसेस ब्रेन में आए हैं, अब इन 5 रिस्पांसेस को इंटीग्रेशन एरिया जो है ना ये एक करवाते हैं, ताकि जो रिप्लाई चली जाती है ना बाहर, तो वो रिप्लाई एक ही बॉक्स में। ओके, फिर यूनिफाइड जब हो जाता है तो यूनिफिकेशन के बाद फिर ये इंफॉर्मेशन या तो चली जाती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया में, या जो है ना डायरेक्ट चली जाती है किस एरिया में, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया में। क्योंकि अगर इन इंफॉर्मेशन को मजीद डिसीजन लेने की जरूरत है और डिसीजन मेकिंग या रीजनिंग की जरूरत है, तो इसी रीजनिंग के लिए ये आता है किस, कहाँ पे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया, ये वाला जो एरिया इधर आती है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया में क्या होता है, रीजनिंग होता है और डिसीजन मेकिंग वगैरह इस तरह की बातें होती है इधर प्री फ्रंटल। अगर ये इंफॉर्मेशन सैंपल हो, फॉर एग्जांपल मोटर कंट्रोल हो या इस तरह के और काम हो जो जिसमें जो है ना रीजनिंग की जरूरत नहीं हो, तो फिर ये डायरेक्ट चली जाते हैं मोटर कॉर्टेक्स एरिया में। ओके, अब मोटर कॉर्टेक्स एरिया हो या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना इधर चलने के बाद इधर फाइनल रिस्पांस तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, फाइनल रिस्पांस। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया या मोटर एरिया के बाद जो है ना क्या फाइनल रिस्पांस तैयार हो गया। अब ये फाइनल रिस्पांस क्या करवाता है, ये थ्रू द ब्रेन स्टेम ये नीचे आता है स्पाइनल कार्ड में, और जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उधर ये दी जाते हैं ये रिस्पांस। अब क्रेनियल नर्व्स इधर 2 पाथवे होते हैं आपकी बॉडी जो कंट्रोल करवाते हैं। तो हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें हमने पढ़ा था एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ब्रेन स्टेम है, जो थोरैकोलंबर एरिया है, जो थोरेसिक और लंबर एरिया है ना, तो वो क्या करवाते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस जिसको हम कहते हैं, वो रेगुलेट करवाते हैं। और ये जो क्रेनियोसैक्रल नर्व्स है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक, जो क्रेनियल नर्व और सैक्रल जो नर्व्स होते हैं अपर और लोअर, ये जो है ना आपका पैरासिम्पैथेटिक या जो रिलैक्स रिस्पांस होता है वो ऑर्गेनाइज करवाता है। तो ये क्या था, ये जो फाइनल रिस्पांस था ये इधर डिवाइड हो गया, या तो सिंपैथेटिक में चला गया या पैरासिम्पैथेटिक में चला गया। तो ये किया था, ये नॉर्मल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग था। अब एंजाइटी में खराबी कहाँ आती है, ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि एंजाइटी में खराबी तब आती है जब ये नॉर्मल प्रोसेसिंग होता है और इन प्रोसेसिंग में एक्साइटेबिलिटी आ जाए। मतलब ये है कि पहले जो है ना ये उंगली इस तरह की हिल रही थी, अब ये सिग्नलिंग इस तरह इंक्रीज हो गया कि ये जल्दी से वो हिल रहा है, या ये वाले बहुत जल्दी से जब ये हिलना शुरू हो जाए तो फिर उसको हम कहते हैं कि आपको एंजाइटी फिर इंसान को होती है। इसी वजह से तो एंजाइटी किस वजह से होती है, जब न्यूरॉनल एक्साइटेबिलिटी हो जाए, जब न्यूरॉनल सिग्नलिंग वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। अब ये क्या पे होते हैं, ये जो हमारे न्यूरॉन से, न्यूरॉन आपके ब्रेन में होता है ना, तो ये न्यूरॉन का ये प्री साइनेप्टिक पोर्शन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक पोर्शन है। अब प्री साइनेप्टिक पोर्शन से सिग्नल ट्रांसफर होता है किस चीज, कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक पे, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन आता है उसकी प्री साइनेप्टिक से नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक पे। तो अब जो है ना ये सिग्नलिंग प्रोसेसिंग इधर इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा सिग्नल जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी है या ये जो सिग्नल इंक्रीजमेंट है, ये सिग्नल को आपने
कंट्रोल करवाना है। क्या करवाना है? कंट्रोल करवाना है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटी एंजाइलोटिक्स या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। वो मेडिकेशन जो इस सिग्नल को कंट्रोल करवाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। अच्छा, अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल बनता किस चीज से? यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइम लेते, लेकिन अगर ये बातें आपको समझ आ जाए तो बाद में जो है ना टाइप्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसमें कुछ भी नहीं है। अभी जो है ना ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली एंजाइलोटिक्स के आप पढ़ रहे हैं। ओके, अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल बनता कैसे है? ये किन किन चीजों से जो है ना ये सिग्नल इधर से इधर प्रोसेस हो रहा है? हमने सिर्फ इस सिग्नल को तोड़ना है या रोकना है या स्लो करना है इस सिग्नल को, ताकि न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी खत्म हो जाए। ओके, अब ये सिग्नल बनता है न्यूरोट्रांसमीटर से। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सिग्नल इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर की दो टाइप्स है। इसको एक को हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे को हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है, साथ में एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। इसका काम क्या होता है? ये इस सिग्नल को और भी ज्यादा इंक्रीज करवाता है, ये एक्साइटेटरी। तो हमें तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि ये सिग्नल और भी खत्म हो जाए। तो इसके लिए फिर दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसको हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें आते हैं सीरोटोनिन है, डोपामिन है और गाबा या गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है। ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? ये इस सिग्नल को इनहिबिट करवाता है। क्या करवाता है? इनहिबिट करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब आप कहोगे कि अगर ये नॉर्मली ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जिस्म में मौजूद है तो फिर एंजाइटी क्यों आती है? तो वो एंजाइटी हमने पढ़ा ना कि एंजाइटी होता है डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब ये कि इन चीजों में एबनॉर्मेलिटी आ गई, ये अपना काम सही तरह नहीं कर रहा, इस वजह से जो है ना आपको एंजाइटी लगता है। इस वजह से ये सिग्नलिंग जो है ना इसका ट्रांसमिशन एक्साइटेड हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। अब हमने जो है ना इन चीजों की क्या करनी है? इन चीजों का फंक्शन बढ़ाना है। तो ये वाली जो दो है सीरोटोनिन डोपामिन, ये हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट में। इधर जो है ना एंटी एंजाइटी में हम पढ़ते हैं सिर्फ गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। अब गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की बेसिकली टू टाइप्स है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वन इज गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड बी और गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ए। जो ए वाला है इसको हम कहते हैं आयनोट्रॉपिक, बी वाला है इसको हम कहते हैं मेटाबोट्रॉपिक। तो ये हम पढ़ते हैं कि इसको क्यों आयनोट्रॉपिक कहते हैं, इसको क्यों मेटाबोट्रॉपिक कहते हैं। लेकिन ये आप समझिए कि ये एक होता है गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ए, दूसरा होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड बी। ओके, अब ए का काम किया है और बी का काम किया है, ये वाला क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, ये जो ए के टाइप्स है। अच्छा, ए का काम क्या है? ये सिग्नल ट्रांसमिशन इधर किस तरह ब्लॉक होते हैं, तो ये पहले हम समझते हैं। ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ए, तो ये इसके रिसेप्टर्स है। क्या है? रिसेप्टर्स है। ये वाले भी इसके रिसेप्टर है। ये गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल रिसेप्टर नहीं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्री साइनेप्टिक वेसिकल में इधर होते हैं या प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में इधर होते हैं। लेकिन इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे ये अटैच होते हैं और जहाँ पे ये इनहिबिशन काज करवाता है, तो वो रिसेप्टर होते हैं इस पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में। पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में ये दो रिसेप्टर जिसके होते हैं, कौन सी? एक ये वाला रिसेप्टर गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड बी, दूसरा जो है ना ये वाला गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड बी और दूसरा जो है ना गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ए। ये दो रिसेप्टर्स इधर होते हैं। ये वाला गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड बी है, ये गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ए है। अब होता क्या है? होता ये है कि जब ये वाली जो वो है गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इधर से रिलीज होते हैं। ये वाली जो ब्लैक में है ये गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड मॉलिक्यूल है। ये जब रिलीज होते हैं तो ये इधर आते हैं, इधर आकर ये इन मॉलिक्यूल ये रिसेप्टर जो है ना इन रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। ये देखिए इधर भी अटैच हुआ है, इधर भी अटैच हुआ है, इधर भी अटैच हुआ है, इधर भी अटैच हुआ है। अब जब ये इधर अटैच होते हैं तो इसके अटैचमेंट से यहाँ पर एक चैनल होता है, उस चैनल को हम कहते हैं क्या? क्लोराइड चैनल कहते हैं उसको। ये क्लोराइड चैनल ओपन होता है, इसके अटैचमेंट से क्लोराइड चैनल ओपन होता है। जब क्लोराइड चैनल ओपन होता है तो क्लोराइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आयंस होते हैं क्लोरीन के, तो ये क्लोरीन के आयंस अंदर चलते हैं, पोटेशियम के आयन जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जब क्लोरीन के आयन अंदर चलते पोटेशियम के बाहर आते हैं तो इधर बाहर जो है ना पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता है, अंदर जो है ना नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है। जब अंदर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है तो इधर एक शील्ड पैदा होता है। क्या पैदा होता है? शील्ड।
अंदर नेगेटिव वायर पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं इसको हम? पोटेंशियल बैरियर। जब ये पोटेंशियल बैरियर पैदा हो जाता है तो फिर ये सिग्नल जो है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिग्नल प्रोसेसिंग करवाता है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये सिग्नल प्रोसेसिंग फिर शील्ड अप होता है, ब्लॉक हो जाता है, फिर ये जो है ना ये आगे नहीं जा सकता। तो इसी के थ्रू जो है ना हम क्या करवाते हैं, हम सिग्नल ट्रांसमिशन को स्लो करवाते हैं, डाउन करवाते हैं या मुकम्मल ब्लॉक भी करवा सकते हैं। ओके, फिर हम बाद में पढ़ेंगे इसके एक्शन को। लेकिन यहाँ पे जो हमने गाबा ए और गाबा बी का पढ़ा, इसका थोड़ा सा आप समझिए कि ये जो गाबा ए था, ये दोनों का काम ये नहीं होता है, ये इधर समझिए। गाबा ए था, इसका काम था हाइपर पोलराइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो गाबा ए के साथ जब ये गाबा मॉलिक्यूल अटैच होते तो तभी ये वाला क्लोराइड चैनल ओपन होता है। क्लोराइड चैनल किसकी वजह से ओपन होता है? गाबा ए के थ्रू या गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू। अब गाबा बी रिसेप्टर जो है इसकी वजह से तो क्लोराइड या गाबा ए के थ्रू हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द क्लोराइड होते हैं। ओके, गाबा बी जो है ना ये इसके थ्रू, ये जो गाबा बी के साथ जब ये रिसेप्टर के साथ जो है ना ये गाबा मॉलिक्यूल अटैच होता है तो इसकी वजह से क्लोराइड मॉलिक्यूल या हाइपरपोलराइजेशन नहीं होता। इसकी वजह से जो है ना ये करवाता है, जो इधर होता है एक और चैनल, उस चैनल का नाम होता है कैल्शियम चैनल, और वो कैल्शियम चैनल को ये गाबा बी जो है ना, जब ये मॉलिक्यूल गाबा बी के साथ अटैच होते हैं तो वो कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट होता है। क्या होता है? इनएक्टिवेट। उसके इनएक्टिवेट के एक्टिवेशन की वजह से जो है ना ये फिर ब्लॉक करवाते हैं न्यू एक्साइटेटरी, ये वाली जो न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक होता है तो फिर वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं आ सकती। ओके, जब वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आ सकती तो फिर सिग्नल ट्रांसमिशन जो है ना वो क्या करवाते हैं, तो ब्लॉक एग्जिट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ये ब्लॉक करवाते हैं। कौन? ये वाला गाबा बी। तो जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आ सकती तो ऑलरेडी जो है ना वो प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन या जो एक्साइटेटरी नर्व ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी, एक था गाबा ए का, दूसरा था गाबा बी का। अब जो गाबा ए है जिसमें हाइपर पोलराइजेशन होता है तो स्पेसिफिकली हमारा फोकस इधर ये वाला होता है, इसका यूज बहुत कम होता है। ओके, गाबा ए की जो आयनोट्रॉपिक, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम आयनोट्रॉपिक क्यों कहते हैं, क्योंकि आयंस की शील्ड इधर पैदा होते हैं। अब इसके 5 सब यूनिट है। कितने सब यूनिट है? 5। इसको 2 अल्फा सब यूनिट है, 2 बीटा है, 1 गामा सब यूनिट है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि अल्फा सब यूनिट का क्या काम होता है, बीटा सब यूनिट का क्या काम होता है और गामा सब यूनिट का क्या काम होता है। तो ये क्या है? ये साइट स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन है। ये वाला जो है ना साइट एक्शन एज द गाबा ए रिसेप्टर। तो इसका एक्शन कौन सा होता है? गाबा ए रिसेप्टर। एक हमने पढ़ा गाबा बी रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर की कितनी सब यूनिट होते हैं? 5 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा। अल्फा सब यूनिट के साथ जो है ना गाबा मॉलिक्यूल बाइंड्स होते हैं। ये आप याद रखें। यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा ना कि गाबा मॉलिक्यूल, तो ये गाबा मॉलिक्यूल अल्फा 2 अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। किस चीज की? अल्फा रिसेप्टर की। जब ये वाले 2 बीटा है तो बीटा यूनिट्स के साथ कौन सा अटैच होता है? बारबिचुरेट अटैच होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आते हैं तो उसको हम उसमें पढ़ेंगे। बारबिचुरेट अटैच होता है बीटा सब यूनिट के साथ। और ये जो गामा है तो गामा सब यूनिट के साथ अटैच होता है बेंजोडाइजेपिन अटैच होता है। बेंजोडाइजेपिन भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों ड्रग्स है। क्या है? ये ड्रग्स है। ये गाबा हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड ये हमारी बॉडी में होता है। तो ये जो है ना ये अटैच होता है अल्फा सब यूनिट के साथ बेंजोडाइजेपिन, और ये वाला जो है ना बीटा सब यूनिट के साथ। तो इधर जो है ना फिर इसके ये तो हमने सिर्फ ये वाला पढ़ा, गाबा ए पढ़ा। फिर ये गाबा ए कि अपने जो है ना वो रिसेप्टर्स होते हैं। तो अल्फा भी इधर होता है, बीटा भी इधर होता है, गामा भी इधर होता है। किसी के साथ जो है ना बारबिचुरेट बीटा के साथ अटैच होगा, ये जो बेंजोडाइजेपिन है ये गामा के साथ, और गाबा जो है ना ये अल्फा के साथ अटैच होगा। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी। अब ये जो है ना हम सबसे पहले पढ़ते बेंजोडाइजेपिन के या गामा सब यूनिट के हवाले से। गामा सब यूनिट के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो गामा सब यूनिट के फिर आगे मजीद यूनिट्स है जिसको हम 13 यूनिट्स इसके है। 13 यूनिट्स इसके। इसमें जो है ना फिर जब इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं ना गामा अमाइनो बीटा या गाबा ए गामा की हम जब क्लासिफिकेशन करवाते हैं तो ये 13 यूनिट फिर डिवाइड होते हैं ना। इसमें होते हैं बेंजोडाइजेपिन सेंसिटिव, वो रिसेप्टर जो बेंजोडाइजेपिन को सेंसिटिव का मतलब बेंजोडाइजेपिन के साथ उसका एफिनिटी ज्यादा हो, तो उसमें आते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 5 आते हैं। और ये जो बेंजोडाइजेपिन सेंसिटिव मतलब ये है कि इसके साथ उसका एफिनिटी ज्यादा नहीं होता, तो कौन से होते हैं? अल्फा 4 और अल्फा 6। इसकी यूज बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन सबसे ज्यादा एफिनिटी अगर सबसे पूछे तो वो किसकी? वो अल्फा
1 की सबसे ज्यादा एफिनिटी विद बेंजोडाइजेपिन है। अब ये बेंजोडाइजेपिन ड्रग है, ये अटैच होता है किस चीज के साथ? अब इधर जो है ना, इधर थोड़ा सा आप समझिए, ये बेंजोडाइजेपिन किस चीज के साथ अटैच होता है? ये अटैच होता है ये गाबा अल्फा के साथ, गाबा गामा के साथ, सॉरी गाबा गामा के साथ जब ये अटैच होता है तो ये क्या करवाता है? ये एनहांस करवाता है इस गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की अटैचमेंट एनहांस करवाते हैं किस चीज के साथ? कि ये अटैच हो जाए किस चीज के साथ? गाबा रिसेप्टर के साथ। ओके, तो बेंजोडाइजेपिन के एक्शन आप सिंपल ये पढ़े कि बेंजोडाइजेपिन काम क्या करवाता है? ये बेसिकली काम करवाते हैं जो गाबा मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये गाबा मॉलिक्यूल, इस गाबा मॉलिक्यूल की एनहांसमेंट करवाते हैं ताकि वो चले जाए और जो गाबा रिसेप्टर होते हैं उस गाबा रिसेप्टर के साथ वो क्या हो जाए? अटैच हो जाए। तो इसकी जब ज्यादा गाबा रिसेप्टर के साथ ज्यादा गाबा मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो ज्यादातर जो है ना क्लोराइड आयन अंदर जाएगी और ज्यादा मजबूत शील्ड जो है ना वो बन जाएगा और सिग्नल जो है ना उसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा। ओके, तो ये क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किस चीज की? ये गाबा अमाइनो बेंजोडाइजेपिन की। बेंजोडाइजेपिन क्या करवाते हैं? अब इसकी काम क्या है? गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ए की काम क्या है? कौन कौन सी काम ये करवाते हैं? तो इधर जो है ना इसको हम इधर पढ़ते, इसके जो है ना ये वाले काम है। द फर्स्ट वन इज गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की जब इसकी अटैचमेंट इंक्रीज होते हैं, तो अटैचमेंट इंक्रीज के लिए मैंने आपको पढ़ा ना कि सबसे पहले हम इसको देते हैं बेंजोडाइजेपिन। जब इसकी अटैचमेंट इंक्रीज होते या बेंजोडाइजेपिन और भी ड्रग देते हैं, हम आप पढ़ेंगे जो इस चीज की जो है ना अटैचमेंट को इंक्रीज करवाते हैं, तो इसके लिए बेंजोडाइजेपिन है। फिर इसके बाद जो है ना आता है बारबिटूरेट्स है और साथ में और भी बहुत सारे आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जो गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का अटैचमेंट को इंक्रीज करवाते हैं डायरेक्टली, जो एक होता है डायरेक्टली इंक्रीजमेंट, तो डायरेक्टली क्या होता है? जब इसका इंक्रीज हो जाए तो गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड इंक्रीज होता है आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में, जो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ एक न्यूरोनल नेटवर्क है। जब उधर ये इसका इंक्रीजमेंट होता है तो इधर इनहिबिशन काज करवाते हैं, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इनहिबिट करवाते हैं। जब ये इनहिबिट करवाते हैं तो ये स्लीप काज करता है, क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि इसका काम क्या होता है? ये अवेकन द पर्सन, ये पर्सन को अवेकन रखता है, जाग के रखता है रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। लेकिन जब ये गाबा का गाबा रिसेप्टर या गाबा मॉलिक्यूल इधर इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? ये सप्रेस होता है और इंसान स्लीप में चले जाते हैं। तो एंजाइटी का बेसिक पर्पस क्या है कि एंजाइटी को जब आप खत्म करवाना चाहते हो तो आप उस चीज को जो है ना उसकी एक्साइटेबिलिटी को कम करो। एक इधर जो है ना ये एक्साइटेबिलिटी कम हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं द फर्स्ट वन डायरेक्टली इफेक्ट जो होता है ना, जो आपकी उसको जो है ना रिड्यूस करवाते हैं। ओके, तो उसको हम कहते हैं हिप्नोटिक्स या सेडेटिव ड्रग्स, जिसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद जो है ना आते हैं गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड में जो इनडायरेक्टली आते हैं ना, इनडायरेक्टली में जो है ना ये मेलेटोनिन कन्वर्जन को इंक्रीज करवाता है। जब मेलेटोनिन कन्वर्जन को इंक्रीज करवाता है तो मेलेटोनिन कन्वर्जन से क्या होता है? तो मेलेटोनिन के एक्शन के बारे में तो आपको पता होगा ना कि मेलेटोनिन का एक्शन क्या होता है? ये आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, जो हाइपोथैलेमस में होता है ना, हाइपोथैलेमस में ये आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को सप्रेस करवाता है। जब आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी सप्रेस हो जाए तो आपका ऑलरेडी न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी सप्रेस होता है और आप जो है ना स्लीप में चलते हो। तो ये जो है ना इसका दूसरा फंक्शन है। ये क्या होता है? ये रिड्यूस लेवल ऑफ गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का होता है। फिर इसके बाद जो है ना, और ये किसके थ्रू आते हैं? ये अल्फा 1 के थ्रू आते हैं। जो अल्फा 1 के बारे में हमने पढ़ा, तो ये मेनली उसकी बात वजह से आते हैं। और ये इसमें कौन सी होते हैं? इसमें इसको फिर हम कहते हैं ना, ये गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो डायरेक्टली आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को और साथ में मेलेटोनिन कन्वर्जन को इंक्रीज करवाता है। तो ये बेसिकली इसको हम फिर कहते हैं सेडेटिव ड्रग्स या हिप्नोटिक्स भी इसको हम कहते हैं। हिप्नोटिक्स इसलिए या सेडेटिव इसलिए इसको हम कहते हैं कि आपको सेडेट करवाते हैं। सेडेट का मतलब है कि आपका न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बहुत ज्यादा कम करवाते हैं। हिप्नोटिक्स इसलिए इसको हम कहते हैं कि आपको स्लीप काज करवाता है। तो स्लीप काजिंग की वजह से इसको हम कहते हैं हिप्नोटिक्स ड्रग। ये क्या है? ये गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है। फिर इसके बाद आते हैं इसको मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल पे जब आप गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है ना इसका इंक्रीज हो जाए, ये रिड्यूस लेवल पे इंक्रीज हो गया। जब मॉडरेट लेवल पे इसका इंक्रीज होता है तो फिर ये जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का हमने पढ़ा ना, उधर जो है ना ये काम करवाता है। उधर क्या करवाता है? जब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का इंक्रीज हो जाए तो उधर जो है ना मोटर कॉर्टेक्स का क्या होता है? आपकी मसल्स को या आपके मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करवाते हैं मोटर कॉर्टेक्स। तो जब इधर इंक्रीज हो जाए तो इधर ये वाला एरिया ये सप्रेस करवाते हैं। इसकी सप्रेशन की वजह से आपका जो मोटर एरिया है वो सप्रेस हो जाए तो आपका मोटर रिस्पांस कम होता है। तो आपकी जो मसल्स होती है ना वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। तो मॉडरेट लेवल पे ये मसल रिलैक्सेंट के भी काम करवाते हैं। क्या? एंजाइलोटिक्स। ओके, फिर इसके बाद आते हैं
इंक्रीज लेवल, जब मॉडरेट से जो है ना गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड या जो डोज है उस डोज का आप इंक्रीज करवा ले, तो फिर ये क्या करवाते, फिर आपका जो बेसल गैंग्लिया है और आपका जो सेरेब्रम है, दोनों का फंक्शन सिंपली अगर हम कहें तो दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों का फंक्शन आपकी वो होता है ना, आपकी मोटर कंट्रोल होते हैं या आपकी पाइन मोटर कंट्रोल जो है ना वो किसकी फंक्शन होती है, आपकी सेरेब्रम और आपकी बेसल गैंग्लिया की। तो ये वाला इसका फंक्शन जो है ना क्या करवाता है, वो रिड्यूस करवाता है। कौन, जब ये इंक्रीज लेवल पे आप ले लेना तो आपकी बेसल गैंग्लिया को सप्रेस करवाते हैं, साथ में आपकी सेरेब्रम को सप्रेस करवाते हैं, और उसकी वजह से आपका मोटर लेवल या पाइन मोटर एक्टिविटीज, ये ग्रास मोटर थी, ये पाइन मोटर है, तो पाइन मोटर एक्टिविटीज जब रिड्यूस होते तो पाइन मोटर एक्टिविटी क्या होती है, पाइन मोटर एक्टिविटी असल में जब ये पाइन मोटर एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाता है ना, आपकी पाइन मोटर एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से आपको एंजाइटी होता है, एंजाइटी में आपके एपिलेप्टिक्स आते हैं या एंटी कन्वल्जन्स आते हैं। आपको कन्वल्जन्स क्या होती है, जब आपकी पाइन मोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो इधर पाइन मोटर एक्टिविटी डिक्रीज होता है, सप्रेस होता है, तो इसको हम कहते हैं फिर एंटी कन्वल्सेंट। तो जब आप मॉडरेट से इंक्रीज लेवल के डोज लेंगे तो फिर ये एज अ एंटी कन्वल्सेंट, और इसको हम कहते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में क्या होता है कि आप एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जिसमें जो है ना आपकी मसल रिलैक्स हो जाते हैं, आपके जो है ना फंक्शन सारे के सारे आपके खत्म हो जाते हैं, और आप जो है ना एक फोकस स्टेट में, एक इंक्रीज अटेंशन स्टेट में आप चले जाते हो, तो फिर ये हिप्नोसिस स्टेज में आपको चले जाते हैं, और इसको हम कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी। लेकिन जब ये डोज आप बहुत ज्यादा लेते हो और आपका गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंसिव हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर आपका जो मेड्यूलर एरिया है, मेड्यूलर एरिया, वो मेड्यूलर एरिया सप्रेस होता है। जो मेड्यूलर ऑब्लोंगेटा के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो मेड्यूलर एरिया फिर सप्रेस होता है, और इसकी सप्रेशन की वजह से क्या होता है, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्रेस होता है। तो मेड्यूलर एरिया का फंक्शन क्या है, जो आपके ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं ना उसको कंट्रोल करवाते हैं, तो फिर ये आपको काज करवाते हैं क्या, ब्रीथलेसनेस आपको काज करवाते हैं, ब्रीथलेसनेस, साथ में आपके ऑटोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज होते हैं, और फिर ये आपको ऐसी स्टेज में लेके चलते हैं कि आपको फिर डेथ भी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपको ब्रीथलेसनेस या आपकी और ऑटोनॉमिक एक्टिविटी मुकम्मल सप्रेस हो जाती है तो फिर इसको क्या कहते हैं, इसकी वजह से जो है ना आपका डेथ भी फिर काज होता है। तो ये क्या था, ये गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की जो है ना उसकी वो थी फंक्शंस थी। तो ये सिंपली जो है ना ये फंक्शन इधर हम पढ़ते हैं, इसको कम है मायोरिलैक्सेशन, आपने तो उधर पढ़ा, या मोटर एम्पियरमेंट, इधर आपने ये वाला पढ़ा ना मोटर एम्पियरमेंट के बारे में कि मोटर एम्पियरमेंट किस तरह काज होती है। तो ये वाला आपके मोटर एम्पियरमेंट इधर भी काज होते हैं, अगर इसका इंक्रीज लेवल हो जाए तो आपके मोटर एम्पियरमेंट भी इसकी वजह से काज होते हैं। ओके, मोटर एम्पियरमेंट के बाद जो है ना फिर हमने पढ़ा इसका कौन सा वाला, ये वाला अच्छा एंजाइलोटिक लाइक प्रॉपर्टीज, तो वो भी हमने पढ़ी हिप्नोटिक सेडेटिव में, और ये कौन सी करवाते हैं, ये अल्फा 2 अल्फा 3 और साथ में अल्फा 5 सब यूनिट जो है ना ये काम करवाते हैं। ये जो हमने पढ़े ना, ये मायोरिलैक्सेंस, मोटर एम्पियरमेंट, एंजाइलोटिक लाइक प्रॉपर्टीज, तो ये अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 5 करवाते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया ना कि जो अल्फा 1 होता है, तो अल्फा 1 का फंक्शन क्या होता है, वो इधर सेडेटिव या हिप्नोटिक जो एक्टिविटी होता है ना, सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी वो कौन करवाता है, वो ज्यादातर जो है ना अल्फा 1 करवाते हैं, बाकी जो अल्फा 2 3 और 5 है वो ये वाले काम करवाते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है ना क्या होता है बेंजोडाइजेपिन, तो बेंजोडाइजेपिन मेनली एक्शन भी इन्हीं चीजों पे करवाते हैं, ये जो अल्फा 2 है 3 है और 5 है इन पे काम करवाते हैं, और इसी के थ्रू जो है ना आपको वो चले जाते हैं, आप जो है ना आपका मसल रिलैक्सेंट होता है, आपका मोटर इम्पियरमेंट या आपके एंजाइलोटिक प्रॉपर्टी जो है ना वो एंटी एंजाइटी एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होती है। लेकिन बेंजोडाइजेपिन में ये जो अल्फा 1 है, ये याद रखिए अल्फा 1 का काम क्या होता है, अल्फा 1 जो है ना बेसिकली जो हमने उधर पढ़ा ना, जो हिप्नोटिक्स एक्टिविटी या सिडेटिव एक्टिविटी इसको होती है, तो साथ साथ में ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ये जो अल्फा 1 इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से आपको होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया क्या है, जिसमें आपका रीसेंट मेमोरी जो है ना वो लॉस होता है। क्या होता है, रीसेंट मेमोरी जब लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया, और इसी ये जो है ना ये अल्फा 1 की वजह से होते हैं। तो जब ये अल्फा 1 नहीं होता इसमें, तो फिर बेंजोडाइजेपिन काज करवाता है क्या, नॉन सेडेटिव नॉन एमनेसिक, जिसमें एमनेसिया नहीं होता, नॉन एमनेसिक, क्योंकि अल्फा 1 इसमें एक्सक्लूड है। तो अल्फा 2 3 5 सिर्फ काज करवाते हैं नॉन सेडेटिव नॉन एमनेसिक एंजाइलोटिक प्रॉपर्टी। नॉन एमनेसिक के बारे में तो पढ़ा ना कि ये वाले अल्फा 1 नहीं, इसमें नॉन सेडेटिव भी हमने उधर पढ़ा ना कि सेडेटिव एक्टिविटी की काम है, सेडेटिव एक्टिविटी काम है अल्फा 1 की, तो अल्फा 1 फिर भी नहीं है। तो ये एंजाइलोटिक प्रॉपर्टीज काज करवाते हैं अल्फा 2 3 5 नॉन सेडेटिव और नॉन एमनेसिक एंजाइलोटिक प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन अगर सेडेटिव एक्टिविटी हो या एमनेसिक प्रॉपर्टी हो तो किसकी काम होते हैं, फिर अल्फा 1 के काम होते हैं।
अच्छा, तो अब जो है ना, आपने तो ये समझ लिया कि बेंजोडाइजापीन का काम क्या होता है। तो बेंजोडाइजापीन बेसिकली इसका काम क्या होता है, गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड के मॉलिक्यूल का एक्शन इंक्रीज करवाना होता है। क्या करवाना होता है, एक्शन इंक्रीज करवाता है ये। अब ये जो है ना, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम पढ़ते हैं, तो ये ड्यूरेशन एक्शन के बेस पे जो है ना, गाबा अमाइनो या बेंजोडाइजापीन 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट वन जो है ना वो है लॉन्ग एक्टिंग है, दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरा जो है ना वो शॉर्ट एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग वो डोज होते हैं बेंजोडाइजापीन की जो हम मेनली यूज करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिसको स्लीप में स्लीप की 2 किस्म की प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इंसोम्निया की 2 किस्म की प्रॉब्लम। एक होता है रिमेनिंग अस्लीप, दूसरा होता है ना डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप। फॉलिंग अस्लीप का मतलब है कि इंसान को या जो बंदा होता है ना पेशेंट, उसको नींद नहीं आ रहा होता। लेकिन ये जो रिमेनिंग अस्लीप है, रिमेनिंग अस्लीप में ऐसा होता है ना कि बंदे को नींद आता है, लेकिन नींद आने के बाद जो है ना 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद फिर वो उठता है, फिर उसका सारा नींद खराब होता है। इसमें ऐसा होता है ना फॉलिंग अस्लीप में कि इंसान को पहले नींद नहीं आता, लेकिन जब नींद आ जाए तो फिर वो सोता ही रहता है। लेकिन इधर जो है ना नींद रिमेनिंग में मुश्किलात होती। तो जब नींद रिमेनिंग में मुश्किलात है मतलब आपको नींद आ रहा है, लेकिन फिर बाद में जो है ना क्या होता है, फिर बाद में आप उठते हो, घंटा बाद 2 घंटे बाद आप दोबारा उठते हो, तो फिर आपके लिए जो है ना लॉन्ग एक्टिंग एंजाइलोटिक्स चाहिए या हिप्नोटिक्स आपके लिए लॉन्ग एक्टिंग चाहिए। और लॉन्ग एक्टिंग में क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग में होते हैं क्लोराजेपेट होता है और क्लोराडाइजापेक्साइड होता है, डाइजापेम होता है, फ्लोराजेपेम होता है और क्विजापेक होता है। ओके, तो ये क्या है, ये है बेंजोडाइजापीन और बेंजोडाइजापीन को लॉन्ग एक्टिंग है ये। और लॉन्ग एक्टिंग ड्यूरेशन इसका 1 to 3 डेज होता है। फिर इसके बाद जो है ना इंटरमीडिएट एक्टिंग है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, दोनों शॉर्ट एक्टिंग बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों किस चीज के लिए होते हैं, ये फॉलिंग अस्लीप, डिफिकल्टी एंड फॉलिंग अस्लीप के लिए कौन से होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग। इसमें होता है अल्प्राजोलम है, एस्ट्राजोलम है, लोराज़ेपम है और साथ में जो है ना टेमाज़ेपम है। ओके, तो ये क्या है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग एंजाइलोटिक्स है। ओके, बेंजोडाइजापीन है। फिर इसके बाद शॉर्ट एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग भी मैंने आपको पढ़ा कि ये भी डिफिकल्टी एंड फॉलिंग अस्लीप के लिए यूज होते, और ये जो है ना ऑक्सीजोपम है और ट्रायोजोलम है। ओके, एंजाइटी के लिए या फॉलिंग अस्लीप के लिए दोनों हमने पढ़े कि ये एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइलोटिक्स या हिप्नोटिक्स यूज होता है। अब मूड ऑफ एक्शन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि किस तरह जो है ना ये मूड ऑफ एक्शन या मूड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह इसके होते, तो हमने किया डिटेल से डिस्कस करवा दिया। अब एक्शन कौन कौन सी एक्शन इसके होते हैं, तो वो भी हमने पढ़ी कि रिडक्शन इन एंजाइटी, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एक्शन, एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट, ये एक्शन हमने डिटेल से पढ़ी गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड के इंक्रीजमेंट में। और इंक्रीजमेंट तो हमने पढ़ा कि किस वजह से आता है, बेंजोडाइजापीन की वजह से। इंडिकेशन, आप कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये इंडिकेट करवाते हो बेंजोडाइजापीन, तो पैनिक डिसऑर्डर के लिए, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के, परफॉर्मेंस एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और फोबिक एंजाइटी, मतलब एंजाइटी की जितने भी टाइप्स होते हैं उसके लिए आप ये दे सकते हो। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले टॉलरेंस है, इंक्रीज टॉलरेंस करवाते हैं। टॉलरेंस का मतलब आपको एडिक्ट बनाते हैं। एडिक्ट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है कि पहले आपने जो है ना एक गोली से, एक टेबलेट से या एक टेबलेट से आप काम चलाती थी, लेकिन अब जो है ना 5 दिन हो गए, 10 दिन बाद जो है ना आप एक टेबलेट नहीं 2 टेबलेट से आप वो चलाओगे, तो आपका जो टॉलरेंस होता है ना वो टॉलरेंस इंक्रीज होता है। मतलब आप टॉलरेट पहले एक करवाते थे, एक गोली से आपका काम चलता था, आपका एंजाइटी खत्म हो जाता है, लेकिन अब 2 गोलियों से भी नहीं चलता, तो ये क्या होता है, टॉलरेंस इंक्रीज करता है। दूसरा, आपको डिपेंडेंस बना देते हैं। डिपेंडेंस का मतलब है कि आप जो है ना फिर टेबलेट्स पे या मेडिकेशन पे आप डिपेंडेंट बन जाओगे, और मेडिकेशन के बगैर जो है ना फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे, तो ये लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन या लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट आपको बना देते हैं। ब्राउजीनेस आप में आती है, ये तो हमने पढ़ा। कंफ्यूजन भी होती है, एजिटेशन भी इसके साथ जो है ना आती। एजिटेशन कभी कभार जो है ना आपका न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी या न्यूरोनल इनहिबिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एजिटेशन आती है। एटेक्सिया, लॉस ऑफ मसल मूवमेंट आते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आते हैं और एमनीजिया भी इसके साथ आते हैं। हमने डिटेल से डिस्कस करवा लिया अभी। अच्छा, अब इसके जब बेंजोडाइजापीन का ओवरडोज हो जाए, क्या हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने एंटागोनिस्ट लेनी है। क्या लेनी है, एंटागोनिस्ट लेनी है। वो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं प्लूमिजेनिल होते हैं। प्लूमिजेनिल क्या होते हैं, ये गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। जब आपका बेंजोडाइजापीन का ओवरडोज आप ले ले तो फिर आपने लेनी है। अदर एंजाइलोटिक्स में क्या आते हैं, अदर एंजाइलोटिक्स में द फर्स्ट वन इज बिस्पायरोन आते हैं। बिस्पायरोन में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि ये जो 5-HT है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन और साथ में जो है ना डोपामिन,
तो ये डोपामिन और सेरोटोनिन जो हमने उधर पढ़े ना, वो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर थे ना, जो हमने शुरू में पढ़ी थी कि न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी में सेरोटोनिन आते हैं, डोपामिन आते हैं। तो ये जो है ना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी एज एन एंजाइलोटिक्स काम करवाते। और ये क्या करवाते, जो बेस्पायरिन है, बेस्पायरिन किस वजह से, जो ये वाला पाइप एच या सेरोटोनिन और साथ में डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, ये उसकी मेडिटेशन या मीडिएशन की वजह से, उसके इंक्रीजमेंट की वजह से क्या होते हैं, वो बेस्पायरिन एक्शन क्या करवाता है, एक्शन करवाता है, ये सेरोटोनिन और डोपामिन के इंक्रीज करवाता है, और वो इनहिबिटरी है तो न्यूरोनल सिग्नल इनहिबिट करवाता है, जैसे कि हमने उधर पढ़ा। यूजफुल जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में ये देते हैं। इसके साथ जो है ना, इसकी काजेस क्या होते हैं, हाइपोथर्मिया, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। क्यों काज ये काज करवाते हैं, तो ये इसलिए कि न्यूरोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है ना ये काज होते हैं आपको हाइपोथर्मिया, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्योंकि इधर जो है ना सारी कहानी किस चीज की, ग्रोथ न्यूरॉन्स की, तो ये अफेक्ट करवाते हैं, ये क्या बेस्पायरिन अफेक्ट करवाते हैं आपकी न्यूरोनल एरिया को। ओके, फिर जो है ना ये बेस्पायरिन है, तो बेस्पायरिन का जो हाफ लाइफ होता है ना, वो रिड्यूस होता है या शॉर्टन होता है रिपम्पिन की वजह से। क्योंकि रिपम्पिन जब आप देते हैं तो रिपम्पिन जो है ना बेस्पायरिन का एक्सक्रीशन इंक्रीज करवाता है। क्या करवाता है, एक्सक्रीशन इसका इंक्रीज करवाता है, सिस्टेमिक क्लियरेंस इंक्रीज करवाता है। लेकिन एरिथ्रोमाइसिन की वजह से जो है ना प्रोलॉन्ग होता है इसका हाफ लाइफ। क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन जो है ना इसका एक्सक्रीशन या सिक्रीशन ये जो है ना क्या करवाते हैं, डिक्रीज करवाते हैं। साइड इफेक्ट्स इसकी क्या होते हैं, बेस्पायरिन की हेडेक्स होते हैं, डिजीनेस होता है, नर्वसनेस होता है, लाइट हेडेडनेस इसके साथ आती है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना दूसरा एंजाइलोटिक्स है, वो है हाइड्रोजिन है। हाइड्रोजिन बेसिकली होता क्या है, ये एंटी हिस्टामिन होता है, एंटी एमेटिक होता है। हाइड्रोजिन आपने होगा एंटी एलर्जिक है, ये क्या है, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन है, एंटी एमेटिक्स है। लेकिन बहुत सी मरतबा ये एंटी एंजाइलोटिक्स भी का वो यूज होता है पर माइनर डिसऑर्डर ऑफ एंजाइटी। और वो क्योंकि ये जो है ना हाइड्रोजिन ये ड्राउजीनेस काज करवाता है, ये आपको एक हिप्नोटिक स्टेज में लेके जाते हैं। तो फिर इस वजह से जो है ना ये जो विद द हिस्ट्री ऑफ ड्रग एब्यूज, जो बंदे जो है ना, जो लोग ड्रग एब्यूज वाले लोग होते हैं और उसको एंजाइटी होते हैं, तो उसको हम ज़्यादातर हाइड्रोजिन देते हैं फॉर सेडेशन प्रियर टू डेंटल सर्जरी। और हाइड्रोजिन हम स्पेसिफिकली तब भी देते हैं जब हम डेंटल सर्जरी करवाते हैं, RCT वगैरह, तो उससे पहले भी आपको सेडेशन के लिए क्या देने पड़ते हैं, हाइड्रोजिन देने पड़ते हैं। ये भी एंटी एंजाइलोटिक्स है। फिर इसके बाद जो हमने पढ़ा था उधर बेंजोडाइजेपिन के साथ साथ जो है ना एक और अहम ड्रग होता है, वो है बार्बिचुरेट्स है। बार्बिचुरेट्स लार्जली रिप्लेस बाय बेंजोडाइजेपिन। पहले जो है ना बार्बिचुरेट्स यूज होता था, अब जो है ना मेनली यूज होता है क्या, बेंजोडाइजेपिन। अब इसमें ये इंटरेक्ट्स विद द गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर, ये इसके साथ जो है ना इंटरेक्ट करवाता है, किसके साथ, गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर के साथ जो है ना ये भी इंटरेक्ट करवाता है बार्बिचुरेट, और बेंजोडाइजेपिन भी इंटरेक्ट करवाता था। ये एनहांसेस गाबार्जिक एक्टिविटी, जैसे कि हमने उधर पढ़ा, बट साइट इज डिफरेंट फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन। अब ये इसमें सिर्फ डिफरेंट ये होता है कि ये वाला भी, ये जो बार्बिचुरेट्स है ये भी गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड का इंक्रीजमेंट करवाता है, लेकिन इसका साइड सिंपली डिफरेंट होता है। क्योंकि गाबा जो बेंजोडाइजेपिन था उसका साइड कौन सा था, गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड ए में जो गाबा साइड था वो था, लेकिन इसका एक्शन वो होता है ना, वो ट्रांस मेम्ब्रेन पॉकेट्स लोकेटेड एट सब यूनिट इंटरफेसेस। अब ये जो सब यूनिट्स होते हैं ना, गामा होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, तो इसके इंटरफेसेस पे एक पॉकेट सा शेप होता है, और उस पॉकेट सा शेप क्या होता है, वो बार्बिचुरेट्स का रिसेप्टर साइट होता है। ओके, बार्बिचुरेट पोटेंशिएट गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड एक्शन ऑन क्लोराइड एंट्री इनटू द न्यूरॉन बाय प्रोलॉन्गिंग द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। अब ये जो है ना उसी तरह की काम करवाता है कि क्लोराइड एक्शन वो जो है ना इंक्रीज होता है, क्लोराइड चैनल ओपन होता है, लेकिन ये सिर्फ इसका काम ये होता है कि ये क्लोराइड चैनल जो होता है ना वो मैक्सिमम टाइम के लिए ओपन रखता है। कौन, बार्बिचुरेट्स। कैन ब्लॉक एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर, और इसके साथ साथ ये एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर के बारे में जो हमने पढ़ा वो भी ये ब्लॉक करवाता है। एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन ऑफ फेनोबार्बिटोल आल्सो ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी सोडियम चैनल। इसके साथ साथ अगर आप फेनोबार्बिटोल के एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन दे दे, ऐसी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा दे दी कि वो एनेस्थीसिया कार करे, तो फिर ये क्या करवाता है, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करवाते हैं, हेंस डिक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटी, और न्यूरोनल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा मिनिमाइज करवाते हैं। कौन, ये बार्बिचुरेट्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पर बार्बिचुरेट्स, तो इसमें भी लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग 1 to 2 डेज के लिए होते हैं, फेनोबार्बिटोल इसमें होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में फेनोबार्बिटल होते हैं,
पेंटोबार्बिटल, और स्कोबार्बिटल होता है, सिकोबार्बिटल, और साथ में जो है ना एमोबार्बिटल होता है। इसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट एक्टिंग का कितना होता है, वो 3 to 8 आवर्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग की 1 to 8 डेज। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग फिर टायोपेंटल है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ओनली जो है ना वो होता है 20 मिनट्स का। एक्शंस इसकी क्या होते हैं, सिडेशन काज करवाते हैं, कामिंग इफेक्ट्स, रिड्यूस एक्साइटमेंट काज करवाते हैं। ये कौन, ये बार्बिचुरेट्स। साथ में जो है ना हिप्नोसिस है, लार्जर डोजेस, जब आप लार्जर डोज देते हो हिप्नोसिस भी काज करवाते हैं, एनेस्थीसिया भी काज करवाते हैं, लार्जर डोज भी। कामा एंड डेथ, जब आप ओवरडोज करवाते हो तो कामा डेथ भी काज, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी इसकी वजह से काज होता है जब आप इसका ओवरडोज लेते हो। फिर इसके बाद जो है ना थेराप्यूटिक यूजेस आप उसके क्या है, तो थेराप्यूटिक यूजेस अब बार्बिचुरेट्स की क्या होते हैं, एनेस्थीसिया के लिए यूज होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एज थायोपेंटल जो है ना ये एनेस्थीसिया के लिए यूज होते हैं। एंटी कन्वल्सन के लिए पेनोबार्बिटल यूज होते हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर्स या स्टेटस एपिलेप्टिकस या एक्लेम्सिया। टॉनिक क्लोनिक सीजर कौन सी सीजर होते हैं, जिसमें स्टेपनिंग एंड जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस कौन से होते हैं, जो रिपीटेडली सीजर होते हैं, जो हर एक 5 मिनट में आपको एक सीजर जरूर आना होता है ना, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो रिपीटेड सीजर होते हैं। और एक्लेम्सिया वो सीजर्स जो एक प्रेग्नेंट वुमन को होते हैं, उसकी बीपी के हाई होने की वजह से जो सीजर्स उसको आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्लेम्सिया। तो उसमें भी फिर आपको पेनोबार्बिटल जो है ना वो दे सकते हो। एंजाइटी के लिए फिर जो है ना आप भी बार्बिचुरेट्स यूज करवाते हो। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ड्राउजीनेस होते हैं, इम्प्योर कंसंट्रेशन होते हैं, मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस होता है, ड्रग हैंगओवर और ड्रग अब्यूज होता है, फिजिकल डिपेंडेंस होता है, और पॉइजनिंग इसके साथ साथ होते हैं। फिर अदर हिप्नोटिक्स में क्या होता है, ज़ोलपीडेम में क्या होता है, एक्स ऑन सबसेट ऑफ बेंजोडाइजेपिन 1 रिसेप्टर। अब ये जो है ना ये क्या करवाते हैं, ये जो बेंजोडाइजेपिन 1 रिसेप्टर होता है ना उस पे एक्शन करवाते हैं। नो एंटी कन्वल्सन और मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट्स। अब इसके जो है ना एंटी कन्वल्सन इफेक्ट्स है, न मसल रिलैक्सेंट है, ये ओनली हिप्नोटिक्स है। हिप्नोटिक्स का हमने पढ़ा था जो स्लीप काजिंग होते हैं, स्लीप काजिंग, ये ओनली हिप्नोटिक्स है, न एंटी कन्वल्सेंट है, न मसल रिलैक्सेंट है। फिर इसके बाद आता है ज़ोलेप्लोन, और ये जो है ना ज़ोलपीडेम की तरह इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फिर आता है रेमिल्टन सेलेक्टिव एगोनिस्ट एट MT1 एंड MT2। MT1 MT2 क्या होते हैं, मेलेटोनिन 1 एंड मेलेटोनिन 2 सब टाइप्स ऑफ मेलेटोनिन रिसेप्टर। तो मेलेटोनिन का भी हमने उधर पढ़ा था कि मेलेटोनिन का काम क्या होता है, ये आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस में सप्रेस करवाते हैं। तो जब ये मेलेटोनिन इंक्रीज होता है तो मेलेटोनिन की वजह से आप हिप्नोसिस या हिप्नोटिक्स में चले जाते हो या स्लीप में आप चले जाते हो। तो स्टिमुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर एंड सुप्राकियास्मिक न्यूक्लियस बाय मेलेटोनिन प्रमोट स्लीप एंड मेंटेन कार्डियक रिदम। अब ये किधर इंक्रीज होता है, सुप्राकियास्मिक न्यूक्लियस में। सुप्राकियास्मिक न्यूक्लियस कौन सा जगह है, बायलेटरल स्ट्रक्चर लोकेटेड एन एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। ये सुप्राकियास्मिक न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, ये हाइपोथैलेमस में जो इंटीरियर पार्ट होता है उधर एक बायलेटरल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। और उधर जो है ना मेलेटोनिन रिसेप्टर इंक्रीज होता है MT1 MT2, और इसके इंक्रीज की वजह से फिर आपको नींद आती है और आप जो है ना मेंटेन सर्केडियन रिदम, जो नॉर्मल रिदम होता है ना कि कब आपने जागना है कब आपने सोना है, तो आप मेंटेन करवा सकते हो। फिर जो है ना क्लोरल हाइड्रेट ट्राइक्लोराइड क्लोरिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ एसिटाल्डिहाइड, दिस इज कन्वर्टेड to the active metabolite ट्राइक्लोरोएथेनॉल इन द बॉडी। अब ये क्या होता है, ये ट्राइक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ एसिटाल्डिहाइड होते हैं। ये एसिटाल्डिहाइड की डेरिवेटिव्स होती है और ये क्या करवाते हैं, ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म इसका होता है, ट्राइक्लोरोएथेनॉल फॉर्म इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं। अब इंड्यूस स्लीप इन अबाउट 30 मिनट्स, तकरीबन 30 मिनट में आपको नींद आना शुरू हो जाती है इसकी वजह से, और अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स तक ये आपको नींद में रखते हैं। लेकिन ये जो है ना इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आपको साथ में जो है ना गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस ये साथ में शुरू करता है। तो ये कौन, क्लोरल हाइड्रेट, जिसका जो है ना एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, ट्राइक्लोरोइथेनॉल इसका एक्टिव फॉर्म होता है। ओके, इसके बाद जो है फिर एंटीहिस्टामिन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंटीहिस्टामिन सच एज डेपेनहाइड्रामिन एंड डक्सिलामिन। तो ये क्या होता है, ये डक्साइलामाइन, तो ये क्या होता है, इफेक्टिव एंड ट्रीटिंग माइल्ड टाइप्स ऑफ इंसोम्निया। ये जो माइल्ड टाइप्स ऑफ इंसोम्निया हमने उधर पढ़ी ना एंटीहिस्टामिन की, तो वो भी ट्रीट करवाते हैं कौन, डिपेनहाइड्रामिन और डक्साइलामाइन। तो ये कौन करवाता है, ये एंटीहिस्टामिन। अब इसके साथ साथ जो है एथेनॉल भी है। एथेनॉल ये इथाइल अल्कोहल काज एंजाइलोटिक एंड सेडेटिव इफेक्ट्स बट डेवलप्स अल्कोहलिज्म व्हिच इज, तो ये भी एंजाइलोटिक जो अल्कोहल है तो ना शराब होते हैं, वो भी एंजाइलोटिक और सेडेटिव इफेक्ट। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये अल्कोहलिज्म का शिकार बंदा बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप सीरियस सोशल एंड मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार
बन जाते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट द एंजाइलोटिक्स के एंजाइलोटिक्स जो है ना ये किस तरह अपना काम करवाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।